हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं उमेश मौर्य स्वागत करता हूं आपका आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज भी जानने को समझने को बहुत कुछ है क्योंकि हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को करंट अफेयर्स के। डेफिनेटली आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे, राइट। तो टाइम को बिना वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज Which state's chief minister has laid the foundation stone of a bamboo industrial park? The project will be implemented with rupees 50 crore from the donor ministry. तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो है आसाम। जी, आसाम के चीफ मिनिस्टर ने ये फाउंडेशन रखी है बाम्बू इंडस्ट्रियल पार्क की। तो आपको पता होना चाहिए कि बाम्बू जो है वो एक उसके थ्रू बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, चाहे वो फूड के टर्म में हो, चाहे वो टेक्सटाइल्स के टर्म में हो, चाहे फर्नीचर्स के टर्म में हो, राइट। तो इन प्रोडक्ट्स के थ्रू ही वहाँ की जो लोकल यूथ है उसको एम्प्लॉयमेंट देना इसका पर्पज है इस प्रोजेक्ट का, राइट। तो अपने आप ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको आप जरूर डिटेल में पढ़ लें या एक तरीके से स्टैटिक जीके के टर्म में भी आप ये जान लें कि बैम्बू के प्रोडक्ट्स क्या क्या होते हैं, राइट। बहुत सारे इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अपने आप ये इंपॉर्टेंट है। वहीं अगर हम मिनिस्ट्री की बात करें, डोनर मिनिस्ट्री की, तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की मिनिस्ट्री है जो कि रिस्पॉन्सिबल है वहाँ की जो वहाँ के टर्म में जो स्कीम्स बनती हैं, उन स्कीम्स का जो एग्जीक्यूशन है, उनकी जो मॉनिटरिंग है, वो ये मिनिस्ट्री करती है। क्योंकि इसका जो पर्पज रहा है इस मिनिस्ट्री का वो ये रहा है कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो है वो एक तरीके से पिछड़ा रीजन रहा है, तो वहाँ पे इस तरीके से एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाए, इस तरीके से एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए कि वहाँ की इकोनॉमिक ग्रोथ जो हो बाकी यानी कि बाकी इंडिया के जो पार्ट है उसके साथ वो एक तरीके से सस्टेन कर पाए। एक तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वहाँ पे लॉन्च किए जाते हैं ताकि पूरे इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है या एक तरीके से देखें कि पूरे इंडिया की पॉपुलेशन की जो इकोनॉमिक पैरिटी है या परचेजिंग पावर पैरिटी है वो क्या करे, बैलेंस करे, राइट। तो ये मिनिस्ट्री क्या करती है, इन सब सारी चीज़ों को बैलेंस करती है, ऐसी स्कीम्स लॉन्च करती है, उनको एग्जीक्यूट करती है, उनको मॉनिटर करती है ताकि वहाँ के रीजन के जो यूथ्स हैं उनके टर्म में एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो और वहाँ की इकोनॉमिक पैरिटी भी डेवलप हो, राइट। तो अपने आप ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। A Harappan era metropolis, Dholavira in Gujarat has been inscribed on the UNESCO World Heritage List. Now, how many World Heritage Sites are in Gujarat? हड़प्पा युग के महानगर धौलावीरा गुजरात को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया है, राइट। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि गुजरात में अब कितने विश्व धरोहर स्थल हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है 3। आपको ये याद हो जाना चाहिए। तो 3 के टर्म में मैं आपको बता दूं, यहाँ पे पहला जो है वो क्या है, चंपानेर है नियर पावागढ़, एक दूसरी है रानी की वाव, राइट, और तीसरा जो है यही धौलावीरा। तो इन चीज़ों को आप याद कर लें, डेफिनेटली एग्जाम के टर्म में पूछा जा सकता है। और मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि यूनेस्को क्या कर रहा है, बहुत सारी हेरिटेज साइट्स घोषित कर रहा है, सूचित कर रहा है वर्ल्ड वाइड, और इंडिया के टर्म में तो खास तौर पे अभी टेम्पल के टर्म में हुआ था। तो वो कौन से टेम्पल है ये आपको मैं फिर से एक तरीके से क्वेश्चन देता हूँ, इसको आप जरूर मेरी वीडियो देखिए या कहीं से भी सर्च करिए और इसको जरूर मेमोराइज करिए, राइट। तो अपने आप ही इंपॉर्टेंट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। Who has been appointed as the new Chief Minister of कर्नाटका? कर्नाटका के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है बसवराज एस बोम्मई। जी, तो इनको नियुक्त किया गया है। इसके पहले जो चीफ मिनिस्टर रहे हैं वो हैं BS येदियुरप्पा। क्या रहे हैं? BS येदियुरप्पा। इसके पहले BS येदियुरप्पा रहे हैं। अभी जो क्या है करेक्ट आंसर क्या है वो है बसवराज एस बोम्मई। जी, तो इनके स्थान पे इनको चीफ मिनिस्टर बनाया गया है बीजेपी के हाईकमान के थ्रू। इनका नाम रिकमेंड किया गया था या यूँ कह लें कि इनको एक तरीके से सेलेक्ट किया गया है, राइट। बाकी जो नाम है वो भी क्या है, कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर्स रहे हैं। ये आपको पता होना चाहिए, स्ट्रेटेजी के टर्म में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, अपने आप ही ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम यहाँ पे बसवराज एस बोम्मई को थोड़ा से इनके पॉलिटिकल के पावर को देखें तो बेसिकली ये क्या है, लिंगायत कम्युनिटी से रिलेट करते हैं। और लिंगायत कम्युनिटी जो है वो पूरे कर्नाटका की एक तरीके से बहुत बड़ी कम्युनिटी है। पूरे पॉपुलेशन की 17% जो कम्युनिटी है वो लिंगायत कम्युनिटी है, राइट। तो अगर इसको कल्चर के टर्म में देखें, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लिंगायत कम्युनिटी क्या होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि लिंगायत जो है वो बेसिकली 12th सेंचुरी के जो फिलोसफर रहे हैं, सेंट बासवन्ना, आप इसको पढ़ सकते हैं भक्ति मूवमेंट के टर्म में भी, राइट।
तो उनके फॉलोअर्स जो रहे हैं उन्हीं को क्या बोला जाता है, लिंगायत बोला जाता है। एक तरीके से ये कह लें कि हिंदुइज्म का ही पार्ट है, जो कि एक तरीके से शिव को मानने वाले लोग हैं, राइट। तो इनका अपना एक रूल है, अपना एक तरीका है उनको मानने पूजने का। तो बेसिकली ये उन्हीं से रिलेट करते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लिंगायत कम्युनिटी क्या होती है कल्चर के टर्म में, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसको आप ढंग से डिटेल में पढ़ सकते हैं। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। Weightlifter Paulina Gureva wins silver medal in the 59 kg weightlifting category in Tokyo Olympics. Its first ever Olympics medal for which country? Right? किस कंट्री के लिए इन्होंने पहली बार सिल्वर मेडल जीता है? कहाँ पे? टोक्यो ओलंपिक में। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है तुर्कमेनिस्तान। जी, तुर्कमेनिस्तान ने अपने देश के लिए पहला ओलंपिक पदक जीता है। अपने आप में उनके लिए या उस कंट्री के लिए बहुत ही प्राइड मोमेंट है। अगर इसको हम देखें कि इनको कितने दिन लगे, तो लगभग इनको 2 दशक लग गए मेडल पाने में, राइट। 1996 में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था ओलंपिक में, और तब से अब जाके इनको एक तरीके से मेडल मिला है। तो उनके लिए अपने आप में बहुत ही प्राइड मोमेंट है। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। In the Tokyo Olympics, which countries athletes are competing under the flag of the ROC? ROC के झंडे के तहत किस देश के एथलीट प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो पहले मैं आपको बता देता हूँ फटाफट। करेक्ट आंसर है रशिया। रशिया कंट्री के खिलाड़ी क्या कर रहे हैं? आरओसी के तहत खेल रहे हैं। देखिए, खिलाड़ी क्या है? रशिया के हैं, लेकिन आपको ये जान लेना चाहिए कि रशिया को क्या किया गया है? बैन किया गया है वाडा के थ्रू, यानी कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी जो है उसने इनको क्या किया? बैन किया हुआ है। वाडा बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक्रोनिम है, एक आपको ये याद होना चाहिए, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, राइट। तो इसका मतलब क्या है? वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। इसी के टर्म में अगर देखा जाए इंडिया के टर्म में, तो इंडिया में क्या है? नाडा। इंडिया में क्या है? नाडा, मतलब कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, राइट। तो जैसे ये काम करती है वैसे ये काम करती है। ये वर्ल्ड लेवल पे काम करती है, ये क्या करती है? नेशनल, यानी कि इंडिया के लिए काम करती है। तो वाडा के थ्रू क्या किया गया है? रशिया को बैन किया गया है 2019 में। हुआ क्या था कि उस टाइम पे एक स्कैंडल हुआ है। उस स्कैंडल में क्या किया गया कि वहाँ के जो प्लेयर्स थे उनके सैंपल्स, यानी कि उनकी जो लैब रिपोर्ट्स थी, उन रिपोर्ट्स को मैनिपुलेट किया गया था, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि वो ड्रग्स को एक तरीके से बढ़ावा दे रहे थे ताकि उनके जो प्लेयर्स हैं उनका एक तरीके से रिस्पांस अच्छे तरीके से आए, उनकी परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी आए और वो ज़्यादा मेडल्स ले पाएं। तो इस चीज़ को वाडा ने सही पाया, और जब सही पाया तो रशिया को 4 साल के लिए बैन कर दिया था। जितने भी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स हैं उनमें शामिल होने से बैन कर दिया था। तो इन 4 साल में और इंटरनेशनल इवेंट्स में ओलंपिक भी आता है, इस वजह से रशिया जो है वो बैंड है। तो ये आपको पता होना चाहिए। बात कर लेते हैं आरओसी की। तो आरओसी का फुल फॉर्म यहाँ पे है रशियन ओलंपिक कमेटी। क्या है? रशियन ओलंपिक कमेटी। ये भी आपको याद हो जाना चाहिए। लेकिन आईओसी जो है, यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, वो ये बोलती है कि आरओसी के तहत आप खेल तो सकते हैं, लेकिन आप केवल इसी एक्रोनिम को ही यूज करेंगे, यानी कि आरओसी को ही यूज करेंगे, लेकिन इसके फुल फॉर्म को आप यूज नहीं करेंगे। यानी कि रशियन ओलंपिक कमेटी आप यूज नहीं करेंगे, सिर्फ आप आरओसी ही यूज करेंगे। ये आपको याद रखने वाली चीज है, इसको जरूर आप याद रख लें। दूसरी चीज, अगर हम यहाँ पे नेशनल रिप्रेजेंटेशन के टर्म में देखें कि क्या आरओसी रशिया कंट्री को रिप्रेजेंट करता है, तो बिल्कुल नहीं। आप यहाँ पे बेसिक सेंस भी लगा सकते हैं कि अगर आरओसी नेशन को रिप्रेजेंट करता है तो फिर यहाँ बात ही क्या थी, मतलब कि आरओसी को लाने की जरूरत ही क्या थी। तो कहने का मतलब आरओसी के तहत जो खिलाड़ी खेल रहे हैं वो सिर्फ क्या कर रहे हैं? वो कमेटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और अगर हम कपड़े की बात करें, पहनावे की बात करें उन प्लेयर्स की, तो उनके पहनावे में रशिया के जो फ्लैग के कलर्स हैं वाइट, ब्लू एंड रेड, वो अवेलेबल है। बट आईओसी ये कहता है, क्लियर स्टेटमेंट उसका ये, उसकी एक तरीके से सर्कुलर ये है कि आप उन कलर्स को नेशनल फ्लैग के टर्म में यूज नहीं कर सकते हैं, मतलब अपना फ्लैग वहां पे यूज नहीं कर सकते हैं। यूं कह लें शॉर्ट टर्म में कि जितने भी नेशनल रिप्रेजेंटेशंस हैं, फ्लैग है या नेशनल एंथम है, इनको आप यूज नहीं कर सकते, इनको आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। तो अपने आप में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है टोक्यो ओलंपिक के टर्म में। क्वेश्चन जरूर यहाँ से बनेंगे, इसको आप डिटेल में जितना पढ़ पाएं उतना पढ़ लें, डेफिनेटली आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होगा। तो ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, डेफिनेटली आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे।
अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स पढ़नी है, डेली करंट अफेयर्स, तो आप हमारी साइट पे विजिट करिए। वहाँ पे आप डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो इवेंट्स हैं उनको आप डिटेल में पढ़ पाएंगे। साथ में अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज पढ़ने हैं, समझने हैं, तो आप टेलीग्राम में हमको फॉलो करिए, वहाँ पे भी आपको ढेर सारे एमसीक्यूज मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।